से कर दो। हेलो बच्चों। हेलो 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 बच्चों। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। क्या मेरी आवाज़ बच्चों आ रही है आपको? हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है क्या आपको? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों सबको? हेलो सर। सर अभी कोई और भी क्लास कनेक्ट होगी क्या? अभी जैसे सर 2 क्लासेस हैं, सेक्टर 23 और करोल बाग। तो क्या सर अभी और भी क्लासेस कनेक्ट होंगी इसमें? हेलो 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 बच्चों। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या हमारी?
यस बच्चों, क्या हम स्टार्ट करें क्लास को अपनी? आ गया आ गया। सेक्टर 6। हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों। हेलो बेटा, किसी भी क्लास से बेटा माइक को एक बार अनम्यूट करके बताओ जरा। बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? क्या अभी और भी क्लास कनेक्टेड होंगी? करें स्टार्ट बच्चों? यस बच्चों, स्टार्ट करें क्या क्लास? अभी और भी बच्चे आएंगे क्या? बच्चों स्टार्ट करें क्लास?
ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? प्लीज एक बार सर बता दीजिए, स्टार्ट करेंगे क्लास को। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ठीक है बेटा। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था हमने, है ना। आज हम आपसे बेटा, अगर आप माइक को थोड़ा सा अनम्यूट कर दो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। तुमने वो सब डिस्कस किया था। आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस करते हैं, है ना। ये हमें लगता है बेटा कि ये हमें पूरा का पूरा ग्राफ है अच्छे से क्लियर होगा या हमें आता होगा, है ना। लेकिन इसमें बहुत कुछ सीखने का है बच्चों, बहुत कुछ सीखने का है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं बच्चों जो इसमें हम सीख सकते हैं, है ना। अच्छा, किस किस बच्चे को आता है ये? किस किस बच्चे को आता है ये? आता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा आप लोगों ने, है ना। देखो, आपको इस टॉपिक को जब भी पढ़ना है बच्चों, इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। मान लो कोई भी एक लड़की है बेटा, है ना। अगर हम किसी भी एक लड़की की बात करते हैं, उसकी एज 10 लगा लो या 12 लगा लो। आजकल तो ये जो प्रोसेस है बेटा, है ना, ये प्रोसेस काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं बच्चों, टॉपिक का नेम है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। हम जो बच्चों पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं, है ना। ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है बच्चों। जब पहली बार ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसको आप लोग क्या बोलते हो बच्चों? मिनार्क बोलते हो, है ना। मिनार्क, राइट। उसके लिए आप टर्म यूज करते हो मिनार्क। और जब बच्चों ये स्टॉप हो जाता है, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो मीनोपोज यूज करते हो, है ना। तो हम देख रहे हैं, मान लो किसी भी एक लड़की ने मुझसे पूछा कि सर जब हमारी बॉडी में ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, इस प्रोसेस को रेगुलेट कौन कर रहा है ना। कोई भी एक लड़की है बच्चों, XYZ, है ना। एक बात बताओ जरा, कोई भी एक लड़की है बेटा, होता क्या है, एकदम से लाइफ का एक ऐसा दिन आता है बच्चों, एक ऐसा डे होता है, सडनली उस लड़की के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो चेंजेस उसको हैरान करने वाले होते हैं। हैरान करने वाले क्या होते हैं बेटा? एक बात जरा सोचो, 8 साल तक उस लड़की के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ नहीं हुआ, 8 साल तक, 9 साल तक, 10 साल तक, एकदम से वहां पर हल्की हल्की ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो ये बहुत, है ना, घबराने वाला चेंजेस है। तो कई बार तो क्या होता है बच्चों, गर्ल्स डरती हैं, घबराती हैं, शर्माती हैं, अपनी मम्मा से डिस्कस भी नहीं करती। लेकिन कुछ टाइम बाद, है ना, फिर जब वो प्रोसेस दोबारा रिपीट होती है, तो उन्हें शायद डिस्कस करना पड़ता है। तब उनकी मम्मा उन्हें समझाती है कि बेटा घबराने वाली कोई बात नहीं है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये चीज सोचनी चाहिए बच्चों, जो ये साइक्लिकल प्रोसेस है, इस प्रोसेस में रिप्रोडक्टिव जो चेंजेस होंगे बच्चों, है ना, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो चेंजेस हो रहे हैं, है ना, वो लग रहा है काफी घबराने वाले चेंजेस है, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। तो मान लो किसी भी लड़की की बात करते हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरी भी 2 डॉटर है, वो भी बहुत छोटी हैं, है ना। तो वो भी बड़ी होंगी बेटा, उनकी लाइफ में भी ये फेज जरूर आएगा, है ना। तो उनकी बॉडी में भी ये प्रोसेस स्टार्ट होगी बच्चों, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो मान लो मेरी डॉटर मुझसे पूछ रही है कि पापा, ये जो प्रोसेस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमारी बॉडी में रेगुलेट कौन कर रहा है? तुम बताओ, कौन रेगुलेट कर रहा है? कौन चला रहा है इस प्रोसेस को? है, तुमने सुना होगा, तुम्हारे इस प्रोसेस को चला रहा है बच्चों तुम्हारे ब्रेन का पार्ट, जिसका नाम है लिम्बिक सिस्टम, है ना। लिम्बिक सिस्टम इसको रेगुलेट कर रहा है, राइट। तो लिम्बिक सिस्टम से इसका रेगुलेशन हो रहा है। अब मेरी बेटी ने पूछा कि पापा सिर्फ ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है इस पूरी प्रोसेस के लिए?
है ना। तो मैंने इसको समझाया बच्चों। तो ब्रेन तुमने सुना होगा, लिम्बिक सिस्टम, फिर आपने हाइपोथैलेमस सुना होगा, फिर आपने पिट्यूटरी सुना होगा। एनसीईआरटी में वो सब नहीं दिया हुआ। एनसीईआरटी ने शुरुआत कहाँ से की है, मैं वहीं से शुरुआत कर देता हूँ, मैं वहां तक नहीं जा रहा, है ना। तो एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग कहाँ से किया बच्चों, एनसीईआरटी ने शुरुआत की अपनी बेटा पिट्यूटरी के हार्मोन से, ठीक है। तो मैंने अपनी डॉक्टर को समझाया कि बेटा आपके पास ना आपके ब्रेन वाला एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, उससे ग्लैंड कनेक्टेड है, उसका नाम पिट्यूटरी है, जो बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो। पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन निकलते हैं, कुछ केमिकल निकलते हैं। वो केमिकल बेटा ब्लड में आते हैं, है ना। जैसे जब बारिश होती है, सोचो जरा, छट टपकती है ना, पानी टपकता है, इस तरीके से बेटा हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं, वो ब्लड में आते हैं। ब्लड से वो कहाँ गए बच्चों, ओवरीज के पास गए। तो आपको समझाना है, ठीक है, कि कोई भी लड़की जो है बेटा, उसकी पिट्यूटरी से हार्मोन निकलेगा, उसकी पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन, जी हाँ, उसकी पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन उसकी ओवरी के प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, ठीक है ना, क्लियर। तो पिट्यूटरी से निकलने वाला जो हार्मोन होता है बच्चों, पिट्यूटरी से निकलने वाला जो हार्मोन होता है, वो उसके ओवरी के इवेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब आओ, फिर मैंने उसको समझाया बेटा, यस, कुछ हार्मोन, जी हाँ, कुछ हार्मोन ओवरी भी बनाती है, कुछ हार्मोन बेटा ओवरी भी बनाती है, और ओवरी से निकलने वाले हार्मोन बेटा वो किसे कंट्रोल करते हैं, यूट्रस को, राइट। तो ओवरी से निकलने वाले जो हार्मोन है बच्चों, वो किसे करते हैं, यूट्रस को कंट्रोल करते हैं। तो हमें दो बातें पहले यहाँ पे ध्यान रखनी है इस डायग्राम में, है ना। तो पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन ओवरी की प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, ओवरी से निकलने वाला हार्मोन यूट्रस की प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, राइट। अब हम समझते हैं सर, पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन यहाँ पर हेल्प करेंगे, हम सबको पता है बेटा। मैं तो ना आपको ये जो ग्राफ है, इसे मैं कैसे याद रखना है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तुम्हें दिखाई देंगे, अभी पता लगेंगे धीरे धीरे आपको, चाहे आता भी है, चीजें पढ़ भी रखी हैं आपने, लेकिन गारंटेड आप इसके अंदर कुछ नया सीखोगे। अब आपने एक बात तो यही सीख ली बेटा, कि किसी भी लड़की की बॉडी में पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन ओवरी की प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, फिर ओवरी से निकलने वाले हार्मोन यूट्रस की प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें याद हो गया, पिट्यूटरी के हार्मोन कौन से बेटा, एफएसएच और एलएच। ओवरी के हार्मोन कौन से हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, बस बात खत्म। अब जो हमें सीखना है इसमें, अब जो हमें सीखना है इसके अंदर बेटा, वो ये सीखना है कि लड़की की बॉडी के अंदर 1 से लेके 5 दिन तक क्या होगा, है ना, फिर 13 दिन तक क्या होगा, ठीक है, फिर 14th डे पर क्या होगा, और फिर 15 के बाद क्या होगा। तो आप इस तरीके से इस इवेंट को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो भाई 14th डे पर क्या होगा, और फिर 15 के बाद क्या होगा, इस तरीके से आप ओवरी के इवेंट्स को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये हो गया बेटा, सेकंड ये हो गया बेटा, थर्ड ये हो गया बेटा, एंड फोर्थ ये हो गया। क्लियर है। तो बेटा मान लो मेरी डॉटर मुझसे पूछ रही है कि पापा ये क्या होगा, और पता है क्या होता है बेटा, आप सबको पता है ये प्रोसेस, है ना, स्टार्ट होती है, फिर 1 महीने बाद रिपीट होती है। सबसे पहला डाउट जो हमें क्लियर करना है, देखो तुम्हारे पास मेडिकल है, तुम्हें इस चीज का नॉलेज है, जिसके पास मेडिकल साइंस नहीं है, जिसने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, जो बच्चा आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, या जो बच्चा साइंस के बारे में नहीं जानता, जो किसी गांव की कोई लड़की है, वो क्या सोचती होगी, वो ये सोचती होगी कि शायद पीरियड्स जो आते हैं ना, पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आते हैं, वो 4-5 दिन के होते हैं बस। तो तुम्हें उसको एक बात समझानी है कि बहन, अगर पीरियड्स 4-5 दिन के हों, ठीक है, और दोबारा रिपीट होने हो, वो दोबारा रिपीट होने में 1 महीना क्यों ले लेते हैं, इसका मतलब 5 दिन के बाद ही बहुत कुछ होता है ना। 5 दिन के बाद बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ, वो चीजें एक साइंस का बच्चा जानता है। तो आपने इसको ऐसे डिवाइड किया बेटा, मान लो जैसे अगर हम बात करते हैं
अभी न्यू ईयर आ रहा है हमारा, फिर फैब का मंथ आएगा, है ना। हमने एक तरीके से इसको फैब के मंथ में डिवाइड कर दिया, यानी फैब का मंथ लगा लो, या तो 28 दिन का होता है या 29 दिन का होता है। इस तरीके से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली प्रोसेस है ये भी 28 से 29 दिन ले लेती है, 29 दिन के बाद दोबारा से रिपीट होती है। समझ रहे बात को? 28 से 29 दिन के बाद दोबारा से रिपीट होती है। आओ देखते हैं। तो हमने बोला कि 1 से लेके 5 फैब तक क्या होगा। जैसे मान लो आज 1 तारीख है ना। 1 से लेके 5 दिसंबर तक क्या होगा, 5 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक क्या होगा, 14 दिसंबर को क्या होगा, और 15 से लेके 28 या 29 दिसंबर तक क्या होगा। फिर अगला पीरियड तो बेटा नेक्स्ट मंथ ही स्टार्ट होगा ना फिर, है ना। इस तरीके से तो हमने डिवाइड किया बेटा। तो हम सबसे पहले 1 से लेके 5 दिन तक की कहानी को याद रखते हैं। सबसे पहले 1 से लेके 5 दिन तक की कहानी। तो मैंने बेटा उस लड़की को समझाया, मैंने उससे बोला बेटा 1 से लेके 5 दिन तक जो यूट्रस होता है ना, यूट्रस आप सबको पता है बच्चों, जो यूट्रस होता है उसकी जो एंडोमेट्रियम होती है ना, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है बच्चों, 1 से लेके 5 दिन तक क्या होगा उसके साथ, वो तो ब्रेक होगी, वो तो टूटेगी बेटा, है ना। तो क्या होगी बेटा, ब्लीडिंग होगी, है ना। तो 1 से लेकर 5 दिन तक ब्लीडिंग होगी। तो बेटा ध्यान रखना, ये एक जो पीरियड्स है बेटा, पीरियड्स आना लड़कियों के अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बेटा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। जैसे कि एक बात बताओ जरा, जब ब्लीडिंग होगी तो यहाँ का सारा जो अगर बात करें, है ना, जम्स वाला पार्ट, अनवांटेड पार्ट, है ना, सारी की सारी गंदगी बेटा इस ब्लड के जरिए बाहर तो जा रही है। अगर मैं जरा सोचूं तो इस प्रोसेस से नेचुरल क्लीनिंग हो रही है। किसकी? यूट्रस की। ये क्या चीज है, इसी में तो हम 9 महीने रहे हैं। तो बेटा जो 9 महीने हम रहते हैं अपनी मम्मा के यूट्रस में, वो यूट्रस हर महीने उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लीनिंग होती है, नेचुरल क्लीनिंग होती है, ताकि हमें सेफ एनवायरनमेंट मिल पाए। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिग्निफिकेंस है। तो नेचर को तो पता है अच्छे से, नेचर को अच्छे से ये पता है बेटा कि जो ये ऑर्गन है, इस ऑर्गन में काफी सारे जम्स जा सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग है, वहां से जम्स जा सकते हैं। अब वहां पर काफी सारे जम्स होंगे तो एक हेल्दी बच्चा कैसे प्रोड्यूस हो सकता है। तो नेचर ने एक सिस्टम बना दिया कि हर महीने एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस से इस ऑर्गन की क्लीनिंग हो जाएगी, सफाई हो जाएगी, है ना। फर्स्ट इनिशियल डेज में क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, जिसको तुम क्या बोलते हो, मेंसेस बोलते हो। डे 1 पे थोड़ा सा ज्यादा ब्लड आता है, डे 2 पे थोड़ा कम ब्लड आता है, 3 पे थोड़ा कम आता है, 4 पे कम आता है, और 5वें दिन तक आते आते ब्लड रुक ही जाता है। इसीलिए आम सभी लड़कियों को लगता है कि पीरियड सिर्फ 5 दिन के होते हैं, जबकि उनको उसके आगे की बात नहीं पता होती कि आगे भी बहुत कुछ होने वाला है ना। तो हम रुक रुक के देख रहे हैं कि पहले 5 दिन तक यूट्रस में क्या हुआ, ब्लीडिंग हुई, है ना। तो तुम आप किसी भी लड़की को समझा सकते हो, किसी गांव की लड़की को, है ना, कि ऐसी लड़की जिसके पास बेटा मेडिकल साइंस नहीं, उसको समझा सकते हो कि बेटा ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, इससे नेचुरल क्लीनिंग होती है हमारे यूट्रस की, इसी में एक हेल्दी बेबी जन्म लेता है ना। दूसरा आप उसको बोल सकते हो, इसी प्रोसेस की वजह से बेटा एक लड़की को एग मिलता है। अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो बेटा एग नहीं मिलेगा, एग नहीं मिलेगा तो बेटा वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी तो वो मां नहीं बन पाएगी बेटा। जो मदर बनने की प्रोसेस है बेटा, वो इस साइकिल पर डिपेंडेंट है। तो अगर किसी लड़की में बेटा ये प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तो वो अपने आप को लकी समझे। आजकल हमारी जो फूड आइटम्स है बच्चों, जो हमारा खाना पीना है, उस खाने पीने से इस पे बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है। इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, ये साइकिल इरेगुलर हो रही है। जो साइकिल बेटा हर 28 से 29 दिन के बाद रिपीट होनी चाहिए थी, इनका पता ही नहीं है। कभी 15 दिन के बाद रिपीट हो रही है, कभी 2 महीने के बाद रिपीट हो रही है, कभी 1.5 महीने के बाद रिपीट हो रही है। मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बच्चों, वो कम से कम 21 दिन के बाद रिपीट होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 35 डेज के बाद रिपीट होना चाहिए। वैसे तो दुनिया में 99.9% फीमेल ऐसी हैं बेटा जिनका ये प्रोसेस 28 से 29 दिन के बाद रिपीट होता है। समझ रहे बात को? ये जो प्रोसेस है 28 से 29 दिन के बाद रिपीट होता है 99.9 में। लेकिन मैं तुम्हें एक्सेप्शनल केस बता रहा हूँ, किसी का 21 के बाद भी रिपीट हो सकता है बेटा, किसी का अगर बात करें 35 के बाद भी हो सकता है। पर अगर किसी की ये प्रोसेस 21 से कम टाइम में रिपीट हो रही है, या 35 से ज्यादा टाइम में रिपीट हो रही है बेटा,
तो उसको बहुत बड़ा फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर से कंसल्ट करे। और हमें अपनी डाइट पे बेटा कंट्रोल करना चाहिए। उस डाइट की वजह से ये जो पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, फास्ट फूड है, और हमारा खाने का जो पैटर्न है, तरीका है, हम कभी रात को 2 बजे खा रहे हैं, कभी 1 बजे खा रहे हैं, उस पैटर्न की वजह से बेटा इसके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है, साइकिल इरेगुलर हो जाते हैं, है ना। तो बेटा हमने टॉपिक स्टार्ट किया मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेटा मेंसम का मतलब होता है मंथली साइकिल, है ना, जो हर महीने रिपीट होगा बेटा। आपको पता है 28 से 29 दिन का है, बिल्कुल सर 28 से 29 दिन का है। दूसरी बात आपने कहा सर, अगर कोई हमसे लड़की पूछेगी इस प्रोसेस को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो हम उसको जवाब दे देंगे, आपके पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन आपकी ओवरी की प्रोसेस को चलाते हैं, आपकी ओवरी से निकलने वाले हार्मोन आपके यूट्रस की प्रोसेस को चलाते हैं, बस इतना जवाब दे देंगे उसको हम। फिर वो लड़की हमसे पूछेगी कि किस किस तरीके से ये प्रोसेस चलती है, तो हम उसको 4 फेज में डिवाइड करके समझाएंगे, 1 से लेके 5 दिन तक की कहानी। आज 1 दिसंबर है, तो 5 दिसंबर तक ब्लीडिंग होगी। अगर मान लो किसी भी लड़की के आज की डेट में बेटा पीरियड स्टार्ट होते हैं, आज की डेट में बेटा ये साइकिल स्टार्ट होते हैं, तो आज ब्लीडिंग होगी, कल भी ब्लीडिंग होगी, परसों भी ब्लीडिंग होगी, 5 तारीख तक ब्लीडिंग होगी बेटा, उसके बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। तो तुमने पूछा कि सर सिर्फ ब्लीडिंग ब्लीडिंग होती है और कुछ नहीं होता, होता है ना। और देखो, और कहाँ कहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपने, देखो जरा। तो आपने पूछा सर 1 से लेके 5 दिसंबर तक क्या ओवरी कोई हार्मोन बनाएगी? कभी भी नहीं, नहीं बनाएगी, बिल्कुल भी नहीं बनाएगी। तो 1 से लेके 5 दिसंबर तक ओवरी ना तो बेटा क्या बनाएगी, एस्ट्रोजन हार्मोन, और ना ही क्या बनाएगी बेटा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, बिल्कुल भी नहीं बनाएगी। ना तो बेटा 1 दिसंबर को, ना 2 को, ना 3 को, ना 4 को, ना 5 को। 5 दिसंबर तक ओवरी से एस्ट्रोजन नहीं बनेगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा। आप लड़की का ब्लड टेस्ट कराओगे तो आपको एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं मिलेंगे, नहीं बनते भाई। अगली बात, तो अच्छा, 1 से लेके 5 दिन तक क्या उसकी ओवरी में जो फोलिकल रखे हैं उसमें कुछ चेंज आएगा? नहीं चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, वो ऐसे कैसे बैठे हैं बस। जैसे लड़की को मिलते हैं, मैंने आपको बताया था, जब भी लड़की का बर्थ होता है बेटा, प्यूबर्टी तक आते आते उसके पास लगभग, है ना, 60 to 80,000 फोलिकल होते हैं, बस वो रखे हैं, उनकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, हल्का सा उनमें, है ना, स्पार्क भी नहीं हो रहा, हल्का सा उनमें स्टिमुलस भी नहीं हो रहा, हल्का सा वो एक्टिवेट भी नहीं हो रहे। तो इनिशियल 5 डेज में तो ज्यादातर जो नोटिस किया गया बेटा, वो मेंसेस नोटिस किए गए हैं, ब्लीडिंग नोटिस की गई है, और ये ब्लड क्लॉट भी नहीं करता। तो 1 से लेके 5 दिन तक ब्लीडिंग होगी बेटा, इन दोनों हार्मोन में कोई चेंज नहीं, ओवरी के फॉलिकल में कोई चेंज नहीं। और अगर आपसे कोई पूछे पिट्यूटरी के हार्मोन में, तो आप बोल देना हल्का फुल्का FSH और LH, नाम मात्र, ज्यादा नहीं होते, नाम मात्र होते हैं। कहने का मतलब इनका जो लेवल है बेटा ब्लड में मिनिमम है, यानी बहुत कम सीक्रेट हो रहे हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा हम 6 तारीख पे, कि 6 दिसंबर को क्या होगा। 6 दिसंबर से बेटा जो लेयर तोड़ी गई थी, है ना, जो लेयर तोड़ी गई थी, हम सबसे पहले इसे फोकस करते हैं। जो लेयर तोड़ी गई थी बेटा, इस टूटी हुई लेयर को दोबारा से बनाने की कोशिश की जाएगी, इनको दोबारा से बनाया जाएगा, राइट। जिसको तोड़ा गया था उसको दोबारा बनाया जा रहा है। सर ऐसा क्यों किया जा रहा है? अरे भाई, इसी लेयर के साथ बच्चा अपना कनेक्शन बनाता है, इसी लेयर के साथ बच्चा अपना प्लेसेंटा बनाता है, तो इसका तो होना बहुत जरूरी है। तो जो चीज टूटी थी उसको दोबारा से बनाया जाएगा, और पहले से बेटर बनाया जाएगा। पहले वो कमजोर थी, गिर गई, अब उससे बेटर बनाया जाएगा। तो इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये सिग्निफिकेंस भी हो गया बेटा, हर महीने यूट्रस की जो लेयर है, अगर वो टूटती है तो वो पहले से बेटर बनती है ना। अगर मान लो बेटा किसी का पुराना घर है, अगर वो पुराना घर तोड़ेगा बेटा और दोबारा से नया घर बनाएगा, तो उसके अंदर कुछ बेटरमेंट तो करेगा ना। तो सेम यहाँ पर बेटा ये पुरानी लेयर शेड ऑफ हो जाती है, इसकी जगह पर नई लेयर आ जाती है, और नई लेयर पुरानी से बहुत ज्यादा बेटर होती है। ये फायदा हो गया। तो देखो ना, एक फायदा हुआ कि नेचुरल तरीके से क्लीनिंग हो रही है ना। दूसरा फायदा क्या हुआ बेटा, दूसरा फायदा क्या हुआ कि लेयर पहले से बेटर बन रही है ना। तीसरा फायदा क्या हुआ बेटा, तीसरा फायदा क्या हुआ, एग फॉर्मेशन हो रहा है। तो काफी सारे फायदे हैं, नुकसान तो है ही नहीं भाई। नेचर की जो भी चीज होती है, नेचुरल जो भी चीज होती है, उसका नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होता, है ना। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमिना है, तो ये अच्छे तरीके से हो ही रहा है ना। आइए समझिए। तो बेटा हुआ क्या तुमने पूछा कि सर 6 दिन
तो हमारा तुम्हारी फ्रेंड ने पूछा कि यार एक बात बता, 6 डे पर क्या होगा, तो तुम उसको बोलोगे एंडोमेट्रियम बनना स्टार्ट हो जाएगी। और बनेगी बहुत तेजी से, बनेगी बहुत तेजी से, क्योंकि वो बहुत तेजी से टूट गई थी ना, गिर गई थी। अब उसको बनाना बहुत स्पीड से पड़ेगा, है ना, क्योंकि एग बनेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, तो बेबी यहाँ अटैच होगा, तो उसको स्पीड से बनाना पड़ेगा। जब भी कोई चीज बेटा टूट कर नहीं बनती है और एकदम से स्पीड से बनती है, बायो में स्पीड से बनने वाली चीज को बोलते हैं बेटा प्रोलिफरेशन, है ना। आपने पढ़ा होगा, कैंसर के बारे में पढ़ा होगा आपने, कि जो कैंसर की सेल्स होती हैं बेटा वो हाईली प्रोलिफरेटिव होती है ना, प्रोलिफरेट करती हैं, तो प्रोलिफरेशन बोलते हैं इस दिनों को, प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा जाता है। समझे बात को? इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोलिफरेटिव फेज। क्लियर? कोई दिक्कत? इसको हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? बोलो भाई। यहां तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों? यहां तक आवाज क्लियर, तुम्हें क्लियर है सब कुछ बेटा? तो 1 से लेके 5 दिन तक अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो क्या होगी बेटा? यहाँ पर ब्लीडिंग होगी, ओवरी के हार्मोन में कोई चेंज नहीं होगा, फॉलिकल में कोई ग्रोथ नहीं होगी बेटा, पिट्यूटरी के हार्मोन में हल्का फुल्का सा सिक्रीशन होगा। 6 से लेके 13 दिन तक बेटा जो यूट्रस की लेयर है बहुत स्पीड से बनती है, इसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन, बहुत स्पीड से बनती है। अगर आपसे फिर पूछा जाए बेटा इन दिनों ओवरी के जो हॉर्मोन्स हैं उनमें कुछ होगा? यस होगा। क्या होगा उनमें? एस्ट्रोजन थोड़ा सा बढ़ रहा है ना, एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, बट प्रोजेस्टोन नहीं बढ़ रहा बेटा, है ना। इसका मतलब 1 से लेके 13 दिन तक, छोड़ो 15 दिन तक भी प्रोजेस्टोन बढ़ता नहीं है ना। तो पी से प्रोजेस्टोन और पी से 15, पी से प्रोजेस्टोन, पी से 15, प्रोजेस्टोन का सिक्रेशन बेटा 15वें दिन के बाद होता है। 15 तक तो बेटा वो बढ़ता ही नहीं है। क्या है बात क्लियर है? तो बेटा 6 से लेकर 13 दिन तक, 6 से लेकर 13 दिन तक बेटा एंडोमेट्रियम की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। ओवरी के हार्मोन की बात करें बच्चों, प्रोजेस्टेरोन तो नहीं बन रहा, क्या बन रहा है? एस्ट्रोजन। ठीक है, क्या बन रहा है बच्चों? एस्ट्रोजन बन रहा है। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछता है बच्चों, देखो यहां पर हमारा कौन सा फॉलिकल है? डेवलपिंग फॉलिकल। ये कौन सा फॉलिकल है बच्चों? मैच्योर फॉलिकल। तो यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन तैयार हो गया बेटा, डेवलपिंग फॉलिकल एस्ट्रोजन नहीं बना सकते। एस्ट्रोजन कौन बनाते हैं बच्चों? मैच्योर फॉलिकल। ठीक है, डेवलपिंग फॉलिकल एस्ट्रोजन नहीं बना सकते बेटा। तुम थोड़ी देर बाद आते हो बेटा, कहाँ मतलब है? शालीमार बाग। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तुम्हें? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और चीजें समझ में आ रही हैं? कुछ सीख रहे हो, है ना? अच्छा, सिर्फ तुम ही कैमरा ऑन करते हो, बाकी कैमरा ऑन नहीं करते बच्चे? माइक कहाँ है तुम्हारा? बताओ माइक कहाँ है? हाँ,
माइक कहाँ है तुम्हारा? चलो छोड़ो, कोई नहीं। तो बेटा 6 से लेके 13 दिन तक आपको बोलना है सर ये ग्रोथ करती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, और बहुत स्पीड से ग्रो करती है। दूसरी बात, अगर हम देखें बेटा यहाँ पर ओवरी के हार्मोन की बात करें, है ना, ओवरी के हार्मोन की बात करें बच्चों, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो इन दिनों तो है ही नहीं, वो तो 15 डेज के बाद प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो रहा है ना। एस्ट्रोजन हार्मोन बेटा अब बन रहा है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से बनता है बच्चों? मैच्योर फॉलिकल से बनता है। क्लियर है बात? उसके बाद बात आती है बच्चों, इन दिनों में एफएसएच के साथ क्या होगा, तो आपको बोलना है सर एफएसएच इंक्रीज होगा और एलएच भी इंक्रीज होगा, यानी पहले से इनका लेवल पक्का इंक्रीज करेगा, तो करेगा। ठीक है ना बात? तो 6 से लेके 13 दिन की कहानी मैंने आपको बता दी बेटा। आपको इस तरीके से ध्यान रखना है बच्चों, एक लड़की की बॉडी में उसकी इस प्रोसेस को पिट्यूटरी हार्मोन उसके ओवरी के इवेंट को कंट्रोल करते हैं, उसके ओवरी के हार्मोन यूट्रस का फॉर्मेशन करते हैं, यूट्राइन लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ओवरी के हार्मोन का कंट्रोल यूट्रस के ऊपर है, पिट्यूटरी के हार्मोन का कंट्रोल ओवरी के ऊपर है। फिर हमने डिवाइड कर दिया 1 से लेके 5 दिन तक। 1 से लेके 5 दिन तक बेटा एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है, ओवरी के हार्मोन में कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको, ओवरी के फॉलिकल में कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको, एफएसएस थोड़ा बहुत, एलएस थोड़ा बहुत, बात खत्म। ये पूरी की पूरी कहानी याद हो गई। 6 से लेके 13 दिन तक एंडोमेट्रियम की ग्रोथ हो जाएगी बेटा, प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा, पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से 15, ये तो 15वें दिन के बाद बनेगा, अभी नहीं बन रहा ये। क्या बनेगा फिर? एस्ट्रोजन। ये कहां से बनेगा बेटा? मैच्योर फॉलिकल से। यहां से क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है बच्चों, एस्ट्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन कौन करते हैं? मैच्योर फॉलिकल। आपने पढ़ा होगा थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना, है ना, जो उनमें से बेटा आपने पढ़ा होगा, है ना। ये मास्क वास्क लगा रखा है पूरा हरिनगर अब आए हैं सामने निकल के, है ना, चलो कोई नहीं। तो बेटा एस्ट्रोजन हार्मोन आपने पढ़ा होगा बेटा, जो थीका लेयर्स होती है उनमें से एक लेयर क्या होती है? ग्लैंडुलर होती है, जो क्या बनाती है? एस्ट्रोजन बनाती है। हाँ, एक बात आपको और जाननी है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और जानना है बेटा। वो क्वेश्चन ये जानना है बच्चों कि जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन है वो एंडोमेट्रियम की फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक तो क्वेश्चन बताया कि मैच्योर फॉलिकल इसको बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन बताया बेटा एस्ट्रोजन हार्मोन एंडोमेट्रियम को बनाता है। क्लियर? एक बताया कि मैच्योर फॉलिकल से एस्ट्रोजन बनेगा, दूसरा बताया एस्ट्रोजन की हेल्प से एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या क्लियर है? दो क्वेश्चन क्लियर है यहाँ पर? बोलो। ठीक है, तो बेटा मैच्योर फॉलिकल एस्ट्रोजन बनाते हैं और एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को बनाता है, बात खत्म। ठीक है, अब आते हैं बेटा हम 14th डे पर। 14th डे पर देखो आप एक बात नोटिस करो, एस्ट्रोजन हार्मोन का बिल्कुल एकदम पीक है, पीक, एकदम पीक, एकदम पीक, इसको पीक बोलते हैं बेटा, पीक। और ऐसे याद रख सकते हो आप कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफएसएच के और एलएच के, ऐसे याद रख सकते हो बेटा, है ना। अगर एफएसएच और एलएच ज्यादा होगा बेटा, है ना, एस्ट्रोजन ज्यादा है तो बेटा एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन भी बहुत ज्यादा होगा, है ना। और आप यहाँ पर नोटिस कीजिए क्या हो रहा है, देखो जरा, एलएच बहुत ज्यादा है, एलएच, इसलिए इसको एलएच सर्ज बोलते हैं। इस बात को भी समझाता हूं। अब बात ये आती है बेटा, इसको एलएच सर्ज बोलते हैं, इसको एफएसएच सर्ज क्यों नहीं बोलते? बताओ। इसको एलएच सर्ज बोल दिया हमने, इसको एफएसएच सर्ज क्यों नहीं बोला? यानी एफएसएच और ये दोनों बराबर निकलते हैं, फिर एफएसएच यहाँ पर ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा, एलएच ज्यादा क्यों बढ़ा? समझो इस बात को बेटा, मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, पहले ये सिखा चुका हूं बेटा। यहां से ना हमें लगता है एक ही फॉलिकल एक्टिवेट हो रहा है, जबकि यहां से फॉलिकल एक्टिवेट होते हैं बेटा 10 to 15। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेटा यहां से 10 to 15 फॉलिकल को एक्टिवेट कराता है। अब वो एक्टिवेट करा के बेटा यहां तक जो पहुंच पाता है, यानी मैच्योर जो हो पाता है वो हमेशा एक ही हो पाता है। बहुत रेयर चांस है बच्चों कि एक्टिवेट हुए थे 15 फॉलिकल। एक बात बताओ 15 बच्चों की मैंने रेस लगाई आपके स्कूल में, ठीक है, कोई तो एक बच्चा होगा बेटा जो सेकंड पहले पहुंचेगा, है ना। ऐसे 15 फॉलिकल एक्टिवेट हुए बेटा, जनरली एक ही फॉलिकल मैच्योर हो पाता है, एक ही एग बन पाता है। बहुत रेयर चांस है कि 2 फॉलिकल आगे पहुंच गए, 2 एग बन गए, इसलिए ट्विंस पैदा होते हैं।
उन ट्विंस को बोलते हैं बेटा डाईजाइगोटिक ट्विंस। वो दोनों अलग अलग एग से बनेंगे और दोनों अलग अलग होंगे। 3 फॉलिकल भी एक्टिवेट हो सकते हैं, उनसे 3 बच्चे पैदा होंगे। 4 फॉलिकल भी हो सकते हैं, उनसे 4 बच्चे पैदा होंगे बेटा। अब बात ये आती है ना, हमने एक्टिवेट तो 15 फॉलिकल कर दिए, एक्टिवेट तो 15 कर दिए, बट हमें मैच्योर किसी एक को करना है। तो बेटा एफएसएच ना, एफएसएच हार्मोन एकदम से बढ़ता है फिर एकदम से डाउन हो जाता है। ये देखो एफएसएच डाउन हो रहा है, डाउन बढ़कर वो घटता है। उसके घटने से 15 में से 14 फॉलिकल की डेथ हो जाती है। एक ही फॉलिकल आगे बेटा मैच्योर हो पाता है। समझ रहे बात को? इसलिए कभी भी क्या नहीं हो पाता, एफएसएच का सर्ज नहीं हो पाता। हमेशा किसका होता है बेटा? एलएच का सर्ज होता है। तो बातों को समझने की कोशिश करो बच्चों। वो ये है, क्या बात है बेटा? वो एफएसएच बढ़कर एक बार डाउन जरूर होगा सर, बढ़कर एक बार डाउन जरूर होगा, ठीक है ना। एफएसएच बढ़कर एक बार डाउन जरूर होगा। क्या बात क्लियर है? उसके डाउन होने से बेटा फिर एफएसएच का सर्ज नहीं हो पाता है ना। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं। अब समझो जरा ध्यान से, देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या चीज दिखाई बेटा, देखो जरा। एक तो मैंने आपको ये पॉइंट सिखाया कि एफएसएच बढ़कर डाउन होगा पक्का, इसलिए एफएसएच सर्ज नहीं होता। एक मैंने आपको ये बात बताई बेटा, एक्टिवेट 10 to 15 फॉलिकल होते हैं बट मैच्योर एक ही हो पाता है। एक बात मैंने ये बताई। फिर मैंने बताया बेटा आपको जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है बच्चों, वो मैच्योर फॉलिकल से बनता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया। फिर मैंने बताया आपको बेटा एस्ट्रोजन हार्मोन की हेल्प से एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होता है ना। और ये फॉलिकल जो बड़े हो रहे हैं बेटा, आपको पता ही होगा है ना। इसका नाम मान लो प्राइमरी फॉलिकल है, इसका नाम सेकेंडरी फॉलिकल है, इसका नाम टर्शरी फॉलिकल है, इसका नाम ग्राफियन फॉलिकल है ना। तो आप उसको समझा दोगे। तो बातों को समझने की कोशिश करो बच्चों। अगर आपसे कोई लड़की पूछती है जरा मुझे ये बताओ, आपने मेडिकल साइंस लिया कि हमारी बॉडी में इस प्रोसेस को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो आप उसको बोल देना कि आपकी बॉडी में पिट्यूटरी के हार्मोन आपकी ओवरी के इवेंट को कंट्रोल करते हैं, बस। आपकी ओवरी के हार्मोन यूट्रस के इवेंट को कंट्रोल करते हैं, बस इतनी बात बोलना। फिर उसको बोलना 1 से लेके 5 दिन तक की मैं कहानी बताती हूँ आपको पहले। 1 से लेके 5 दिन तक आपके यूट्रस की लेयर टूटेगी, बात खत्म। मेंसेस आएंगे, बस। आपके ओवरी के हार्मोन नहीं बनेंगे, एस्ट्रोजन नहीं बनेगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा। आपके ओवरी के फॉलिकल में कोई चेंज नहीं दिखाई देगा, उनकी कोई ग्रोथ नहीं होगी। आपके पिट्यूटरी के हार्मोन थोड़ा बहुत बनेंगे। अब आ जाते हैं 6 दिसंबर को, है ना, 6 को आ जाते हैं। तो 6 दिसंबर से लेके 13 तक, है ना, एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होगा। एस्ट्रोजन बनेगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा। यहां पर एक क्वेश्चन और बन गया हमारा कि फॉलिकल, यस, मैच्योर फॉलिकल सिर्फ एस्ट्रोजन बनाते हैं, कभी प्रोजेस्टेरोन नहीं बनाते। मैच्योर फॉलिकल सिर्फ एस्ट्रोजन बनाते हैं, कभी प्रोजेस्टेरोन नहीं बनाते, नहीं बनाते। तो 6 से लेके 13 तक बेटा एंडोमेट्रियम बनेगी, और बहुत तेजी से बनेगी और बहुत स्पीड से बनेगी। इससे इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है, डन। यहाँ पे बेटा फॉलिकल की भी ग्रोथ होगी, फॉलिकल की भी ग्रोथ होगी, उसको बोलते हैं बेटा हम लोग फॉलिकुलर फेज, है ना, फॉलिकुलर फेज, क्लियर। तो यहाँ पर फॉलिकल की भी ग्रोथ होगी, इसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। यहाँ पर एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होगी, है ना, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ की वजह से इसको बोल रहा है बेटा प्रोलिफरेटिव फेज। ये ध्यान रखना, ऊपर वाला नाम ओवरी के अंदर होने वाले चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, नीचे वाला नाम यूट्रस में होने वाले चेंज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये दिमाग में डाल लो बात। ये भी एक क्वेश्चन तुम्हारे को बता दिया मैंने। फॉलिकुलर फेज बोला फॉलिकल की ग्रोथ की वजह से, प्रोलिफरेटिव बोला यूट्रस की ग्रोथ की वजह से, ठीक है। उसके बाद बेटा 14th डे पर क्या होगा, फॉलिकल रप्चर हो जाएगा। फॉलिकल रप्चर हुआ, ओवम बाहर आ जाएगा, इसको बोलते हैं बच्चों क्या, ओवुलेशन, ठीक है। ओवुलेशन क्या होता है बेटा, रिलीज ऑफ ओवम। तो जो ओवम बाहर आ रहा है बच्चों, जो एग बाहर आ रहा है, इसको बोलते हैं ओवुलेशन। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों, ये ओवुलेशन कराया किसने? ये कराया बच्चों एलएच हार्मोन ने। एलएच हार्मोन इस फॉलिकल को रप्चर करवाता है। तो फॉलिकल को रप्चर कराने वाले हार्मोन का नाम है एलएच। तो एलएच हार्मोन हमारे फॉलिकल का रप्चर कराता है, ठीक है ना, क्लियर। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। तो रप्चर कौन कराता है बेटा, एलएच कराता है ना। अब सुनो इसके बाद की कहानी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं बच्चों, जो ल्यूटियल फेज है, ल्यूटियल फेज, है ना, मैं बोल रहा कि ऊपर वाला नाम ओवरी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, नीचे वाला नाम यूट्रस को रिफ्लेक्ट कर रहा है।
इसको ल्यूटियल फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा। ये कैसे बना? ये बना बेटा इस फटे हुए फॉलिकल से। जब फॉलिकल फट जाता है तो जो फॉलिकल का पार्ट बचा हुआ होता है, एग तो बाहर निकल गया, ये तो फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा बेटा, ओवरी को छोड़ देगा। एग तो ओवरी को छोड़कर फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। फिर ओवरी में क्या बचेगा? ये फटा हुआ फॉलिकल। इस फटे हुए फॉलिकल को बेटा एक बहुत ही स्पेशल चीज में कन्वर्ट किया जाएगा, इसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। ये काम कौन करेगा? एलएच हार्मोन। इस प्रोसेस का नाम होता है ल्यूटिनाइजेशन। तो सोच के देखो बेटा, हमारी ओवरी में एक चीज वेस्ट हो चुकी थी, उस वेस्ट का भी हमने यूज कर लिया, उसको कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए हमने इसको बोला ल्यूटियल फेज। तो जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने की जो कॉर्पस ल्यूटियम है बेटा देखो, वो बहुत ज्यादा कौन सा हार्मोन बना रहा है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। और हाँ, कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन भी बना रहा है, लेकिन कम। एस्ट्रोजन कम बनाएगा, प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा बनाएगा। तो कॉर्पस का मतलब होता है बच्चों डेड, ल्यूटियम का मतलब होता है बच्चों येलो। अगर फॉलिकल, ये फॉलिकल पता है कैसा है? लिविंग फॉलिकल, लिविंग फॉलिकल, लिविंग फॉलिकल, लिविंग फॉलिकल, लिविंग फॉलिकल, फट गया, ये डेड फॉलिकल। तो डेड फॉलिकल को बच्चों कॉर्पस बोलते हैं। और जो येलो स्ट्रक्चर है बेटा, इसमें कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव सब्सटेंस है। वही स्लो है मेरी, वही स्लो है क्या है बेटा? बाकी बच्चों से पूछ लेता हूँ, वॉइस कम आ रही है क्या? अब ओके है? देखो मेरे एंड से अगर दिक्कत हो तो और बच्चे भी बोलते हैं ना, वैसे कोई बात नहीं, अगर अब ओके है तो बढ़िया है, थोड़ा स्कोर पास कर लेते हैं, है ना? ओके, वेलकम बेटा। तो बेटा तो ये फॉलिकल है बेटा, ध्यान रखना, यहाँ तक सारे लिविंग थी, ये डेड फॉलिकल है। इसे बोला बेटा हमने कॉर्पस ल्यूटियम। तो येलो कलर का जो सब बेटा बॉडी यहाँ पर बना है, इसको कॉर्पस ल्यूटियम बोला है। इससे प्रोजेस्टेरोन भी निकलता है, एस्ट्रोजन भी निकलता है। मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, देखो मैरिज से पहले, शादी से पहले हमें तो साइकिल रेगुलर रखने हैं ना। फिर अगर किसी लड़की की शादी होगी, शादी के बाद वो लड़की प्रेग्नेंट होगी, तो हमें साइकिल स्टॉप करने हैं। शादी हो गई, प्रेग्नेंट हो गई तो स्टॉप करने हैं। स्टॉप करने हैं तो कॉर्पस ल्यूटियम को बचाना होगा। अदरवाइज कॉर्पस ल्यूटियम की कोई जरूरत नहीं है बेटा, उसको दोबारा से क्या करना होगा? हमें डीजनरेट। तो यहाँ पे क्या लिखा है? रिग्रेशन हो रहा है, रिग्रेशन, खत्म हो रहा है। तो कॉर्पस ल्यूटियम बेटा हर महीने बनता है, फिर डीजनरेट होता है। मैं आपको बता चुका हूं बेटा, इसकी जो लाइफ है वो होती है 10 to 15 डेज ना, यही तो है बेटा, है ना? 10 to 15 डेज तो है बिफोर मैरिज, है ना? 10 से लेकर 15 दिन होती है बेटा शादी से पहले, है ना? इसके बाद लगभग यही तो टाइम बचा ना, 10 से 15 दिन का जो टाइम बचा है। तो इसकी जो लाइफ है बेटा 10 to 15 डेज होती है बिफोर मैरिज। आफ्टर मैरिज अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो इसकी लाइफ 3 मंथ्स हो जाती है बेटा, है ना? तो हमें चीजें समझनी है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे हमारे पास बने हैं, देखो जरा एक बार देख लेते हैं हम सारी चीजें, कहाँ कहाँ पे हमने पॉइंट सीखे हैं नए। देखो, एक तो हमने सबसे पहला पॉइंट यही सीख लिया, पिट्यूटरी संभालेगी ओवरी को, ओवरी संभालेगी यूट्रस को, बात खत्म। एक हमने ये सीखा कि एफएसएच ड्रॉप करता है, एफएसएच ड्रॉप करने की वजह से कभी एफएसएच सर्ज नहीं होता। एलएच ड्रॉप नहीं कर रहा, देखो एलएच स्टार्टिंग से ही बढ़ रहा है, इसलिए एलएच सर्ज होता है। दूसरा हमने क्वेश्चन सीखा बच्चों, जो एलएच हार्मोन है इसी की वजह से रप्चरिंग होती है, और इसी की वजह से ही ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है। ये एलएच हार्मोन को लेकर के 2 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है? अब एक हमने क्वेश्चन सीखा बच्चों कि जो फॉलिकल एक्टिवेट होते हैं वो 10 to 15 होते हैं, लेकिन मैच्योर कोई एक हो पाता है, एक ये बात सीखी हमने। फिर हमने क्या सीखा बच्चों? मैच्योर फॉलिकल ही एस्ट्रोजन बनाते हैं, एक ये सीखा हमने क्वेश्चन। एस्ट्रोजन हार्मोन से क्या बनता है बच्चों? एंडोमेट्रियम बनती है, एक क्वेश्चन ये सीख लिया हमने। इसी में कितने सारे क्वेश्चन आ गए देखो, एफएसएच डाउन जा रहा है, फॉलिकल को मारना है, 15 फॉलिकल एक्टिवेट हो गए। अब 15 फॉलिकल एक्टिवेट हो गए, 15 के 15 मैच्योर हो गए, और 15 के 15 फर्टिलाइज हो गए, तो यूट्रस में जगह है 15 बच्चों की? नहीं है ना। तो एफएसएच तो डाउन करना ही पड़ेगा बेटा, एफएसएच को तो डाउन करना ही पड़ेगा। हमने जो 15 फॉलिकल एक्टिवेट हुए हैं बेटा,
नेचर 15 फॉलिकल एक्टिवेट क्यों करता है? चांस ऑफ एग फॉर्मेशन को इंक्रीज करने के लिए करता है, ठीक है ना। और वो डाउन क्यों करता है? ताकि जो एग हो वो एक बने या दो बने, क्योंकि यूट्रस में ज्यादा जगह नहीं है, फिर प्रॉब्लम आएगी बच्चे की डेवलपमेंट में। तो एफएसएच डाउन हो रहा है, एलएच हार्मोन इसको रप्चर करवा रहा है, एलएच इसको कॉर्पस ल्यूटेम में कन्वर्ट कर रहा है। दो बात। तीसरा मैंने बोला 10 to 15 फॉलिकल एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, डन। एक फॉलिकल मैच्योर हो पाता है, कभी दो भी होता है, ट्विंस पैदा हो जाते हैं, है ना। फिर क्वेश्चन बताया मैंने कि मैच्योर फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकलेगा, एस्ट्रोजन से एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होगा। इतनी बात मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको बताया, कि यहां से निकलेगा बेटा प्रोजेस्ट्रॉन। एक क्वेश्चन ये बन गया हमारा। और ये भी किस पे काम करेगा बच्चों? एंडोमेट्रियम पे। अब सुनना ध्यान से, आपको बोलना है सर एस्ट्रोजन तो बनाता है, प्रोजेस्टेरोन बचाता है। दोबारा सुन लो, एस्ट्रोजन तो एस्ट्रोजन तो बनाता है, प्रोजेस्टेरोन बचाता है ना। दोबारा सुनो, एस्ट्रोजन तो एंडोमेट्रियम को बनाता है, प्रोजेस्टेरोन बचाता है। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा ये बात, एस्ट्रोजन बनाता है, प्रोजेस्टेरोन बचाता है। समझो, जैसे मान लो बेटा आपके पापा ने तुम्हारे लिए घर बनाया, तो तुम्हारे पापा एस्ट्रोजन हार्मोन है, ठीक है। आप उस घर को टूटने से बचाओगे तो आप प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो। तो एंडोमेट्रियम को बनाता कौन है? एस्ट्रोजन। बचाता कौन है बेटा? प्रोजेस्टेरोन। ये टूटने से बचाएगा बेटा, इसीलिए बोलते हैं, देखो, पी का मतलब प्रोजेस्टेरोन, पी का मतलब पीरियड्स, पी का मतलब प्रेगनेंसी, पी का मतलब 15 डेज ना के बाद सीक्रेट होने वाला हार्मोन है ये। मेन तो ये बात है, देखो, पी का मतलब प्रोजेस्टेरोन, पी का मतलब प्रेगनेंसी, पी का मतलब पीरियड्स। तो बेटा प्रेगनेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोजेस्टेरोन पीरियड्स को आने से रोकने वाला सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है ना। और 15 डेज के बाद बनने वाला सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है। अगर आप इसको डाउन नहीं करोगे तो आप नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट ही नहीं कर सकते। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? आ रही है? बोलो। यस, ठीक है। एक बात और सीखी हमने बेटा, कि हमारे कॉर्पस ल्यूटियम से बेटा एस्ट्रोजन भी बनता है। तो हमने इसी के अंदर कितने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए बेटा, इस ग्राफ के अंदर ही। 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8 to 9 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए इसके अंदर। और हाँ, देखो, एक क्वेश्चन हमारा ये बना, है ना। ऊपर वाले नाम रखा हमने बेटा किसके लिए? ओवरी के लिए। नीचे वाला किसके लिए? यूट्रस के लिए। ओवरी के लिए, यूट्रस के लिए, है ना। फॉलिकुलर फेज बोला क्योंकि ओवरी में फॉलिकल की ग्रोथ हो रही है। प्रोलिफरेटिव बोला क्योंकि यहाँ पे यूट्रस प्रोलिफरेट कर रहा है। ल्यूटिल इसलिए बोला क्योंकि ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। यूट्रस इसलिए, देखो, सिक्रेटरी इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे ना एंडोमेट्रियम को देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ जस्ट एक लाइनिंग है, जस्ट एक लाइनिंग, जस्ट एक लाइनिंग। यहां पर क्या आ गई बेटा? ग्लैंड्स आ गई, ग्लैंड्स। यहां पर क्या आ गई बेटा? ग्लैंड्स आ गई। और ग्लैंड्स आ गई तो ये सिक्रीशन स्टार्ट कर देगी बच्चों। आपको इस बात का पता है? एक तो मिल्क बनता है मेमरी ग्लैंड से, एक यूट्रस की लेयर से भी मिल्क बनता है, उसको यूट्राइन मिल्क कहते हैं बच्चों। तो बेटा ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चंस थे, है ना। क्या कुछ सीखने को मिला? क्या नई चीज सीखने को मिली बेटा? बोलो।
Recording stopped. Recording in progress. हेलो। हाँ बच्चों, तो ये चीज सीख लिया आपने, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये पेज सीख लिया, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम देखते हैं बेटा, चलो हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। आप ये सब जानते हो, ओवम को जानते हो है ना, आपने पढ़ा होगा। अच्छा एक बात बताओ, इन सेल्स को हम लोग कोरोना रेडिएटा क्यों बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा, ये आपका ओवम है ना, ये इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है बेटा, ये सेल्स है, कोरोना रेडिएटा, है ना। समझ रहे बात को? कोरोना का मतलब होता है बेटा क्राउन शेप, ताज के जैसी, और रेडिएटा मतलब चारों तरफ। तो इसके चारों तरफ जो सेल्स होती है बेटा, उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, जोना पैलेसिडा। अच्छा एक बात बताओ, इनमें से कौन सी लेयर ऐसी है बेटा, यस, इनमें से कौन सी लेयर ऐसी है जो सेल से नहीं बनी हुई? कोई बच्चा बताए, कौन सी लेयर ऐसी है जो सेल से नहीं बनी हुई? बताओ, कोई तो बोलो। जैसे अगर बात करें, जोना पैलेसिडा सेल से बनी होती है क्या? बोलो, बताओ तो किससे बनी होती है बेटा ये? ग्लाइको प्रोटीन से बनी होती है ना, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है ना। अब देखो इसमें हम क्या सीखने को देखते देखते हैं जरा, बोला तो है किसी ने, है ना, चैट में। देखो अब एग फॉर्मेशन हो गया, स्पर्म फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद तो क्या होगा बेटा? फर्टिलाइजेशन होगा। क्या फर्टिलाइजेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है, मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है? मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होता है बेटा? इंसेमिनेशन होता है ना। अगर बात करें बेटा, वेजाइना के अंदर सबसे पहले काफी सारे स्पर्म यहाँ पर रिलीज होते हैं ना। तो वेजाइना के अंदर काफी सारे स्पर्म रिलीज होते हैं। इस स्टेप को हमने क्या बोला बच्चों? इंसेमिनेशन, है ना। वेजाइना के अंदर काफी सारे स्पर्म का रिलीज होना, और सिंगल इजैकुलेशन में लगभग 200 टू 300 मिलियन, सुना होगा तुमने, 20 से 30 करोड़ स्पर्म यहाँ पर रिलीज होते हैं बेटा। लेकिन यहां तक तो सिर्फ कितने पहुंच पाते हैं? सिर्फ 200 से लेके 300 ओनली। यहां पर तो बात मिलियन में बेटा, यहां पर तो बात 20 से 30 करोड़ में है ना। यहां तो 20 से 30 करोड़ है, यहां तक कितने पहुंच पाते हैं बेटा? 200 टू 300 ओनली। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, अगर हम बात करें वेजाइना की, यहां पर स्पर्म बहुत सारे रिलीज होते हैं, लेकिन वहां तक बहुत कम पहुंच पाते हैं, एग तक बहुत कम पहुंच पाते हैं। क्यों होता है ऐसा? काफी सारे स्पर्म यहां पर मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं बेटा? काफी सारे स्पर्म यहां पर मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? यहाँ पर स्पर्म इसीलिए मर जाते हैं बेटा, क्योंकि वजाइना का टेम्परेचर जो होता है ना, वो हाई होता है। उस हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर काफी सारे स्पर्म मर जाते हैं। एक तो डब्ल्यूबीसी यहाँ पर होते हैं, डब्ल्यूबीसी, वो भी काफी सारे स्पर्म को खा जाती हैं। और बेटा आपको पता है फेलोपियन ट्यूब में काफी सारे सीलिया भी होते हैं, उस सीलिया में भी ट्रैप होकर काफी सारे स्पर्म मर जाते हैं, तो वहां तक बहुत कम पहुंच पाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है इंसेमिनेशन। सेकंड स्टेप होता है बच्चों कैपेस्टेशन, यानी जो स्पर्म है हमारा, वो एग को फर्टिलाइज करने के लिए एक्टिवेट हो रहा है, उस स्टेप का नाम हमने रखा है बच्चों कैपेस्टेशन, राइट। तो फर्स्ट स्टेप इंसेमिनेशन, सेकंड स्टेप कैपेस्टेशन। फिर आपने सुना होगा, जब वो स्पर्म यहाँ पहुंच जाता है तो वो कौन सा रिएक्शन होता है बेटा? बताओ। एक्रोजोमल रिएक्शन, है ना। एक्रोजोमल रिएक्शन, सुना है कभी एक्रोजोमल रिएक्शन? यस बोलो, एक्रोजोमल रिएक्शन। अगर हम बात करें बेटा, ये जो एग है, ये एक सेल है, यानी कि ये ओवम है, ठीक है, ये ओवम है। क्लियर? आपको बोलना है सर, अगर हम ओवम को देखें, देखो स्पर्म जो हैं वो कितने ज्यादा, आप ये देखो, जिद्दी टाइप होते हैं, है ना। हर एक स्पर्म
हर एक स्पर्म बेटा ओवम के अंदर एंटर करना चाहता है। देख रहे हो तुम स्पर्म की एक्साइटमेंट को देखो। स्पर्म ओवम के अंदर एंटर करना चाह रहा है, ठीक है ना। जो स्पर्म है बच्चों वो ओवम के अंदर एंटर करना चाह रहा है। क्लियर। आप एक बात को नोटिस करो ध्यान से, यहां पर 1 2 एंड 3, ये 3 स्पर्म्स हैं। ये तीनों चाहते हैं ओवम में एंटर करना, लेकिन एंट्री तो किसी एक को मिल पाएगी ना, है ना। अब जो फर्स्ट नंबर वाला स्पर्म है बेटा वो ओवम में चला गया। अब देखो ओवम को तो पता है कि वो इसको एंट्री नहीं देगा, इसको एंट्री नहीं देगा। मान लो 3 लड़के हैं बेटा, ठीक है, 1 2 3, ये एक लड़की है, ठीक है। पहले लड़के की दोस्ती होगी इसके साथ। अब इस लड़की को तो पता है कि वो इससे दोस्ती नहीं करेगी, इससे दोस्ती नहीं करेगी। इसको फालतू में चिंता हो रही है। इसको चिंता क्या हो रही है, वो बोल रहा है कि देख देख पीछे पीछे तेरे पीछे 2 लड़के और आ रहे हैं, क्या उनको तो अपना दोस्त नहीं बना लेगी ना। ये बोलते बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी, तू सबसे पहले आया, तेरा मोस्ट वेलकम है, तू ही मेरा दोस्त है, तू ही मेरा रहेगा। इन दोनों को बिल्कुल भी एंट्री नहीं दूंगी। किसी बच्चे को पता है किस तरीके से रोका जाएगा अब स्पर्म को। इसको तो एंट्री मिल गई, इनको रोकना है, किस तरीके से रोका जाएगा बोलो, किस तरीके से रोका जाएगा बताओ ना। होगा क्या बच्चों, देखो जरा, आप सबको पता होना चाहिए एग के बाहर जो चार्ज होता है बच्चों वो होता है पॉजिटिव चार्ज, अंदर है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जैसे ही पहला स्पर्म इसको टच करेगा बेटा, जैसे ही पहला स्पर्म टच करेगा तो एग की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। यहां पर इसका पोटेंशियल था बच्चों -70 मिली वोल्ट, ठीक है। इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो गई बेटा। पोलैरिटी क्या होगी इसकी बेटा, अंदर चार्ज आ गया पॉजिटिव, बाहर आ गया नेगेटिव, पोलैरिटी रिवर्स। और जो चार्ज बेटा सेल के अंदर होता है वही उसका पोटेंशियल होता है। अगर यहाँ पे चार्ज नेगेटिव था तो इसलिए पोटेंशियल -70 था, अब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पोटेंशियल है बच्चों +30 मिली वोल्ट, ठीक है। तो बेटा जो स्पर्म आया था उसको तो करंट लगने वाला है नहीं, वो तो अंदर जा चुका है। और अगर अब इसको जो दूसरा स्पर्म छुएगा, इसको जब इस एग को अब दूसरा कोई भी स्पर्म छुएगा ना, मान लो इसने टच किया, इसने टच किया, तो बेटा उसको धड़ाम से करंट लगेगा, वो पीछे आ जाएगा। तो वो लड़की है, ये लड़की इस लड़के को बोल रही है देख तेरा दोस्त ट्राई कर रहा था ना मुझसे दोस्ती करने की, उसे करंट लगा, गिर गया ना वो दूर। इसको बोलते हैं बच्चों फास्ट ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक होता है फास्ट ब्लॉक, यानी सेकंडों के अंदर जो स्पर्म, एक बात जरा सोचो, वेजाइना कितना छोटा सा रास्ता है, उस छोटे से रास्ते से काफी सारे स्पर्म भागते हैं। कोई तो एक स्पर्म होगा जो कुछ सेकंड पहले पहुंचेगा। जो स्पर्म कुछ सेकंड पहले पहुंचेगा, जो सबसे पहले टच करेगा, टच करते ही पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, और रिवर्स होते ही बेटा वहां बन जाएगा एक्शन पोटेंशियल। उस एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्शन होगा इन अनदर स्पर्म। अब और स्पर्म अंदर एंटर करने की कोशिश भी करता हूं, रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो। अब तुम्हें पता ही है इस बात का, कुछ लड़के बदतमीज होते हैं। इस लड़की ने बेटा उसको धक्का भी दे दिया, करंट भी मार दिया, ये पीछे भी चला गया, ये फिर जबरदस्ती कर रहा है कि नहीं मैं तो, मुझे तो तेरे से दोस्ती करनी करनी है। तो इनकी बदतमीजी का भी देखो इलाज है। उस लड़के को फिर चिंता हो गई, उस लड़के को फिर चिंता हो गई, किसको, पहले वाले को, जो इसका दोस्त बन चुका है। इसको चिंता हो गई, देख यार ये दोबारा आ रहा है, तो दोबारा तो इसकी दोस्त नहीं बन जाएगी। ये लड़की बोलती है इसको कि भाई टेंशन मत ले, है ना, टेंशन मत ले, मतलब भाई नहीं, मतलब दोस्त बन गई इसकी वो, कि टेंशन मत ले, मैं किसी भी कीमत पर अब इस स्पर्म को एंट्री नहीं दूंगी। क्यों, क्योंकि मेरे पास कुछ रखा है, इसमें कुछ रखा होता है, उसे बोलते हैं बच्चों कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये बोलते हैं कि मैं कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स बाहर फेंकूंगी, एक्सोसाइटोसिस करूंगी और एक न्यू लेयर का फॉर्मेशन करूंगी। अब दुनिया का कोई भी स्पर्म आके मुझे कोशिश करेगा ना मेरे अंदर एंटर करने की, उसके पास कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस लेयर को डिसोल्व करने का एंजाइम नहीं हो सकता। इसीलिए यू
एंड मी, बस ये दोनों। तो बेटा ध्यान रखना, यहां पर जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं इनसे मटेरियल बाहर आएगा, इसको बोलते हैं बच्चों एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, एक्सोसाइटोसिस। तो उससे मटेरियल बाहर आ गया, एक्सोसाइटोसिस हुआ, एक न्यू लेयर का फॉर्मेशन हुआ। अब इस न्यू लेयर को डिसोल्व करने का एंजाइम किसी भी स्पर्म के पास नहीं होता। स्पर्म के पास 3 एंजाइम होते हैं, आपने सुना होगा। एक होता है एक्रोसिन, है ना, जो उसका एक्रोसोम वाला पार्ट होता है, याद करो। यहां पर 3 एंजाइम होते हैं ना, एक्रोसिन, जोनालाइसिन, है ना, हाइलोरिनिडेज। ये 3 एंजाइम है जो 3 लेयर को डिसोल्व करते हैं। बट फर्टिलाइजेशन के बाद जो न्यू लेयर बनती है बेटा, इसको तोड़ने का एंजाइम किसी भी स्पर्म के पास नहीं होता, इसलिए फिर दूसरा स्पर्म एंटर नहीं कर पाता। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, एग बड़ा समझदार है। एग कैसे समझदार है, सबसे पहले तो वो जो स्पर्म सबसे पहले उसको टच करेगा उसको एंट्री दे देगा, और ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर देगा, अपने चारों तरफ ऐसा करंट क्रिएट कर देगा कि दूसरा स्पर्म से टच ही ना करे, है ना। जब तक वो टच करने की कोशिश करेगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और थोड़ी ही देर में वो एक नई लेयर बना देगा। इस चीज को बोलते हैं स्लो ब्लॉक, इसको बोलते हैं फास्ट ब्लॉक। ये होता है स्लो ब्लॉक, क्योंकि करंट बनाने में सेकंडों लगते हैं, सेकंडों, सेकंडों में करंट बन जाता है, इसलिए फास्ट ब्लॉक है। लेकिन न्यू लेयर को बनाने में टाइम लगता है, ये स्लो ब्लॉक है। और इससे क्या होगा बेटा, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट हो जाएगी, यानी ज्यादा स्पर्म एग के अंदर एंटर नहीं करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है बेटा, कुछ सीखा क्या, सीखा, ठीक है। तो बेटा मतलब एक चीज लगा लो, छोटी सी एक क्लास और होगी, उसके बाद फिर हमारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे इसके, जो हमने क्वेश्चंस करने हैं ना। तो मतलब अभी जैसे ना जो नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा हमारा लेंदी सा है, उस टॉपिक को हम करेंगे, ठीक है ना। समराइज पूरे चैप्टर को, दोबारा से समराइज, पूरे चैप्टर को समराइज करना है, इस पार्ट को, ठीक है। देखो बेटा मैंने ये बोला है स्पम ना, स्पम ट्राई तो बहुत करते हैं। देखो यहां पर वेजाइना में स्पम आए, सब भागेंगे, सब भागेंगे ना, सब एग से मिलना चाहते हैं। ये देखो ना, 1 2 3 4। अब मान लो लड़के तो 4 है, लड़की तो एक ही है ना। तो लड़की किसी एक लड़के को तो एक्सेप्ट करेगी ना, चारों को थोड़ी एक्सेप्ट करेगी। तो बेटा ट्राई तो चारों कर रहे हैं, लड़की एंट्री तो किसी एक को देगी ना। अब बात ये आती है कि वो लड़की किस तरीके से बाकी फालतू के लड़कों को रिफ्लेक्ट करेगी, वही सीखना हमने बस। भाई देखो कोशिश तो 4 तो दिख रहे हैं हमारे को, 300 लोग कोशिश कर रहे हैं, लड़की एक है, लड़के 300 है। अब शादी किसी एक से होनी है, फर्टिलाइज किसी एक से होना है ना। तो लड़की बोलते हैं भाई जिसमें दम है वो सबसे पहले आके मुझे टच करे। तो यहां से स्पर्म भागते हैं, ये बोलता है मैं टच करूंगा, ये बोलता है मैं टच करूंगा, ये बोलता है मैं टच करूंगा। कुछ को डब्ल्यूबीसी मार देते हैं, कुछ सीलियम मर जाते हैं। तो जो सबसे पहले टच करता है, तो लड़की तो बेटा उसी को ही मतलब सब कुछ मानेगी ना, जिसमें दम है, जो हिम्मत से यहां तक पहुंचा है। बहुत सारे तो यहां पर हार ही गए थे, मर ही गए थे, 30 करोड़ थे। तो जो सबसे पहले पहुंचेगा, जब वो हमारे एग को टच करता है, जो स्पर्म बेटा एग को टच करता है, इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं बेटा मैजिकल टच। और इसी मैजिकल टच से बेटा, इसी मैजिकल टच से, इसी मैजिकल टच से लड़की उस लड़के को एंट्री दे देती है, और दूसरे लड़कों के लिए करंट बना देती है, उसको फास्ट ब्लॉक बोलते हैं। अब कोई भी इसको टच करना भी चाहेगा ना, उसे थप्पड़ लगेगा बहुत जोर से, चल भाग यहां से। तो वो फास्ट ब्लॉक है। अब अब ये दोनों मिल गए, ये सब इनको बार बार इरिटेट ना करें, ये खत्म ही हो जाए। तो ये लड़की एक और लेयर बनाती है, इसको स्लो ब्लॉक बोलते हैं। और आप सबको पता है बेटा कुछ टाइम बाद ये स्पर्म मर ही जाएंगे जो इसके आसपास घूम भी रहे हैं। ये तो अब देखो, ये तो एक बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा ना अब सब कुछ, ये स्पर्म और एक तो बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सारे स्पर्म मर जाएंगे। समझे बात को, समझे क्या, ठीक है। तो बेटा इसका थोड़ा सा पार्ट और बचा है, मतलब एक हल्का सा, जैसे वो हम रिवाइज कर लेंगे फिर, है ना। उसके बाद फिर जो भी होगा, वेलकम बेटा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके जस्ट बाद मेरी दूसरी क्लास भी है ना। तो आज हम इसको यहीं तक कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्लास में एक पार्ट और खत्म करके फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर की, ठीक है? फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे, अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को करेंगे, ठीक है ना? ठीक है बच्चों? हाँ, क्वेश्चन करेंगे बेटा, इसके कंप्लीट होते ही जस्ट फिर क्वेश्चंस करेंगे, राइट? ठीक है बच्चों? ओके, हैव ए नाइस टाइम बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं, बाय बच्चों, वेलकम।